हेलो फ्रेंड्स। आज जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बहुत समय के बाद पुनः आप सभी के सामने सोशलॉजी या समाज शास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस लेके आऊँगा। तो आज से मैं समाज शास्त्र की पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस क्लास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ये जो समाज शास्त्र विषय है, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं या जिसकी थ्योरीज, कॉन्सेप्ट और समझ तरीके से जो ज्ञान के सागर में बना हुआ है, आज उस विषय का हम आधारभूत एक इंट्रो लेने जा रहे हैं कि आखिर समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या है और क्या समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इस समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, जिसे आज एक विषय के रूप में हम पढ़ रहे हैं। ये सारी जानकारी आज अपन देखेंगे अपनी इस क्लास में, जो मेरी समाजशास्त्र की पहली क्लास रहेगी। और समाजशास्त्र की यह क्लास MP सेट, UGC नेट तथा संविदा वर्ग 1 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रारंभ करते हैं समाजशास्त्र। जैसे कि अपन देखते हैं कि प्रत्येक विषय, चाहे वो कोई भी हो, उसको कहीं ना कहीं वह विषय निकल के हमारे सामने आता है, विभिन्न परिस्थितियों में आ रहा है। या परिस्थितियों के अनुसार देखें हम कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के कारण आज हम इस विषय को पढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक विषय, चाहे गणित की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, भूगोल की बात करें, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रत्येक विषय का कोई ना कोई एक अस्तित्व होता है या कोई ना कोई एक प्रारंभ होता है। उस तो यही हम देखने जा रहे हैं कि आखिर समाजशास्त्र किन परिस्थितियों में आया, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां बनी जिससे इस विषय का विकास हुआ। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, जैसे फ्रांस क्रांति, मुख्य रूप से देखा जाता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, या जिसे फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति कहा जाता है, वह समाजशास्त्र के विषय के उद्भव के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये क्रांति है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा यदि देखें तो इंग्लैंड की क्रांति, बहुत कुछ योगदान हमारे समाजशास्त्र के विषय में इंग्लैंड की क्रांति का भी रहा। इंग्लैंड की क्रांति क्या थी, औद्योगिक क्रांति क्या थी, ये सारी जानकारियां हम एक एक करके देखेंगे। क्योंकि प्रत्येक के लिए कहीं ना कहीं जो समाजशास्त्र विषय है, वह इन क्रांतियों के योगदान से ही निकल के सामने आया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे फ्रांस की क्रांति। या बहुत शॉर्ट में यह बताएं कि फ्रांस से ही हमारे इस विषय का प्रादुर्भाव हुआ, या ये कहें कि प्रारंभिक बिंदु हमारा फ्रांस रहा। तो चर्चा कर लेते हैं अपन फ्रांस की क्रांति पर थोड़ा सा, कि आखिर फ्रांस की क्रांति क्या थी और कैसे हमारे इस फ्रांस की क्रांति के द्वारा हमारे इस समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। तो जैसे मैम अपन एक चीज़ देखते हैं कि पहले जो शासनकाल चला करता था, राज्य व्यवस्था जो चला करती थी, प्रत्येक स्थान पर राजा महाराजाओं का ही प्रशासन रहा करता था, या ये कहें कि हम राजतंत्र रहा करता था। इस राजतंत्र में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रहती थी जिन व्यवस्थाओं के उपरांत ही उस राज्य की जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था थी चलाई जाया करती थी। एक राजा रहता था और वह अपने सेना के द्वारा उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र पर
अपना आधिपत्य करता था या अपनी एक व्यवस्था को संचार में रहता था। तो इसी दृष्टि के अनुसार यदि हम देखें तो फ्रांस में जब लुई 16 इसे कहा जाता है, ये तात्कालिक समय पर फ्रांस का राजा हुआ करता था। जब हमारी इस विषय का उद्भव हुआ उसके प्रारंभिक दौर में फ्रांस के अंतर्गत किसका शासन चला करता था? लुई 16 का शासन चला करता था। और निरंतर जब किसी राजा का शासन चलता है, कि हम देखते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, निरंतर जब किसी भी राजा का शासन चलता है तो वह राजा कहीं ना कहीं तानाशाह हो जाता है। ये सभी व्यक्तियों को पता है, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, चाहे राजतंत्र की व्यवस्था हो, चाहे लोकतंत्र की व्यवस्था हो। आज के दौर में यदि हम देखें, लोकतंत्र की व्यवस्था में भी यदि निरंतर एक ही पार्टी राजनीति में आती रहती है तो किसी न किसी समय वह भी निरंकुश हो जाती है। इसका जीता जागता सबूत की यदि अपन बात करें तो 1984 की जो हम लेते हैं, 1984 इंदिरा गांधी का शासनकाल। उस शासनकाल में इंदिरा गांधी ने क्या किया था? अपने निरंकुशता का उपयोग किया था। एक छत्र शासन था, केंद्र से लेकर राज्य तक कांग्रेस शासन था। और इस शासनकाल में इंदिरा गांधी ने नसबंदी कराई थी, अपने निरंकुश होने का एक स्तर दिखाया था। तो जब हम देखते हैं कि लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था हो सकती है तो राजतंत्र में क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो यही राजतंत्र की व्यवस्था में लुई 16 तानाशाह हो गया। अब तानाशाह प्रणाली कब तक चलती है? यदि कोई राजा किसी राज्य का तानाशाह हो जाता है, इस तानाशाही को निरंतर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य की व्यवस्थाएं किसके लिए हैं? ये पूरी राज्य की व्यवस्थाएं जनता के लिए रहती हैं। अब जब जनता के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं तो जनता कहीं ना कहीं तो उस राजा से अप्रसन्न हो सकती है। ऐसा ही होता है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी ऐसा हुआ। और भी ऐसे कई शासन हम देखते हैं जिनमें जब राजा या लोकतंत्र का मुख्य व्यक्ति निरंकुश हो जाता है तो वहाँ की प्रजा या वहाँ की जनता उस राजा की या उस पर बैठे राजनीतिक प्रणाली के मुख्य व्यक्ति की आलोचनाएं करने लगती है। इन्हीं आलोचनाओं का दौर हुआ लुई 16 के लिए। चूँकि यहाँ पर राजतंत्र था तो लुई 16 का जो मेन सेनापति हुआ करता था उस समय, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट मुख्य रूप से एक सेनापति हुआ करता था वहाँ पर। इस सेनापति ने अपने ही राजा को बंदी बना लिया। राज्य की व्यवस्थाएं कहें या हम उस समय की प्रणालियों को कहें जो निरंकुश निरंतर हो जा रही थी, कहीं ना कहीं पूरी जनता लुई 16 से क्या हो गई? संतुष्ट हो गई। कहीं ना कहीं हीन भावना बढ़ने लगी और इसी हीन भावना के कारण लुई 16 जो राजा था अपने सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा मार दिया गया। क्या कर दिया गया मित्रों? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इस लुई 16 का अंत कर दिया गया। जब किसी भी राज्य का राज्य प्रमुख, जिसके द्वारा पूरी राज्य की व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं, अब जब ऑर्डर देने वाला व्यक्ति या आदेश देने वाला व्यक्ति जीवित ना हो
तो क्या होगा उस राज्य का? क्या सभी राज्य की व्यवस्थाएं निरंतर चल पाएंगी? चाहे वो राज्य की व्यवस्थाएं हों, सामाजिक व्यवस्थाएं हों या अन्य कोई व्यवस्थाएं, क्योंकि आदेश देने वाला मुख्य व्यक्ति जो वहाँ का क्या था, राजा हुआ करता था, वो अब नहीं रहा। जब राजा ही नहीं रहेगा तो आदेश कौन देगा? और राजकीय व्यवस्था के अंतर्गत हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आदेश हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलता है। यदि राजा आदेश देगा तो राजा का मंत्री, वजीर, सेनापति और अंतिम छोर पर जनता उस आदेश का क्या करेगी? पालन करेगी, क्योंकि जनता है, मंत्रीगण है, वजीर है या सेनापति, ये सब किसका आदेश ले रहे हैं? राजा का आदेश। अब यदि राजा ही नहीं रहा तो इन्हें आदेश कौन देगा? क्या ये स्वयं से कोई काम कर पाएंगे? मोस्टली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी बात ये रहती, इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इन्हें नहीं पता कि किस नीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। जब जानकारी की नहीं होने के कारण ये पूरी व्यवस्थाएं, चाहे जनता की व्यवस्था हो, चाहे मंत्रीगण की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं कैसी हो जाएंगी? उस राज्य की, यानी कि ये जो फ्रांस है, इसकी पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अस्त व्यस्त हो जाएंगी। और जब अस्त व्यस्त हो जाएंगी तो क्या समाज चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि जनता को समझाने वाला नहीं। मोस्टली हम देख रहे हैं कि राजा के बाद जो मंत्रीगण, जब मंत्रीगणों को ही आदेश देने वाला व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो मंत्री जनता को क्या आदेश देंगे? नहीं दे सकते। और इस नहीं के कारण ही इस पूरी फ्रांस की जो व्यवस्था थी, चाहे वह राज्य व्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, और अंततः यदि कहा जाए कि समाज की व्यवस्था हो, या हम कहें कि सामाजिक व्यवस्था हो, पूरी तरह चरमरा जाएगी या खत्म हो जाएगी। अब इस व्यवस्था को कैसे बनाया जाए? चलिए, जब इस व्यवस्था को बनाने के लिए अब क्या होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब इस व्यवस्था को आगे कैसे बनाया जाए, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज के अंतर्गत, कोई भी समाज हो, प्रत्येक समाज के अंतर्गत दार्शनिक व्यक्ति हुआ करते हैं। अब आप कहेंगे दार्शनिक व्यक्ति कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स, दार्शनिक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे समाज के अंतर्गत हम देखते हैं बुजुर्ग व्यक्ति जो स्वयं तो नहीं कर सकते हैं। भाई, एक बुजुर्ग 80-90 साल के व्यक्ति से यदि कहा जाए कि जाइए आपको यह व्यवस्था बनानी है, तो शायद वह नहीं बना पाएंगे। लेकिन उनके पास जो अनुभव होता है, जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान है या अनुभव है, या ये कहें कि उन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना ज़िंदगी का काफ़ी समय विभिन्न प्रकार के अनुभवों को एकत्र किया है। जब विभिन्न प्रकार के अनुभवों को एकत्र किया है तो वह अनुभव का प्रयोग कहाँ करेंगे? वे अनुभव का प्रयोग करेंगे अपने नव युवकों के लिए। किसके लिए करेंगे? नव युवकों के लिए। और यहाँ से यहाँ पर कार्य करवाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही व्यक्ति हुआ करते थे उस समय, और उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे जिसे कहा जाता है सेंट साइंस।
तो क्लियर हो कि दार्शनिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने बहुत सारा दर्शन पढ़ रखा है, बहुत सारा अनुभव ले रखा है, इसी अनुभव या इसी दर्शन का प्रयोग वे किसके लिए करते हैं? आगे सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या अपने समाज को या एक नई भावी पीढ़ी या नव युवकों की जो पीढ़ी समाज के लिए बनती जा रही है, उस पीढ़ी को निरंतर सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसा कि अपन ने कई बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि बुज़ुर्गों के पास अनुभव होता है, उसी अनुभव का प्रयोग हमारे समाजशास्त्र में हुआ। तो दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति उस तात्कालिक समय पर कौन थे? सेंट साइमन, जिन्हें कहीं ना कहीं अगस्त कांट का गुरु भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि अगस्त कांट कौन? तो मित्रों बता दें, अगस्त कांट हमारे समाजशास्त्र के जनक कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे? तो जब सेंट साइमन, जो कि फ्रांस में ही रहा करते थे, अगस्त कांट उसलिए फ्रांस में ही होंगे, और अगस्त कांट के गुरु किसे माना गया? सेंट साइमन। गुरु भी माना गया, मित्र भी माना गया। तो जब सेंट साइमन ने ये देखा कि फ्रांस की जो व्यवस्था है, हम कहाँ पर थे? फ्रांस। अब फ्रांस की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था क्या हो चुकी थी? समाप्त हो चुकी थी, अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो इस व्यवस्था को पुनः कैसे बनाया जाए? भाई बनाना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे बनाया जाए? तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए विचार सबसे पहले किसके मस्तिष्क में आया? सेंट साइमन के मस्तिष्क में आया। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति स्वयं से जानकारी नहीं बैठा सकते, स्वयं से किसी चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पर तो पूरे फ्रांस की सोशल अरेंजमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है, पूरे फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की बात की जा रही है। जो विचार किसके मस्तिष्क में आया? सेंट साइमन के मस्तिष्क में आया। यह विचार आने के उपरांत कहीं ना कहीं शिष्य को पता भी चलेगा कि आखिर हमारे गुरु के मस्तिष्क में क्या विचार आया। आपस में डिस्कस होगा ना इनके। भाई अपना गुरु अपने शिष्य के साथ विचारों का आदान प्रदान करेगा। जब विचारों का आदान प्रदान होगा, कहीं ना कहीं नई चीज़ निकल के आएगी। ऐसा ही हुआ यहाँ पर। तो सेंट साइमन का जो विचार था कि फ्रांस की व्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को या सामाजिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए, वो विचार किसने धारण कर लिया? अगस्त कांट के द्वारा धारण कर लिया गया। और अगस्त कांट ने कहा कि गुरुजी आप बैठिए, आपके विचारों को मैं मूर्त रूप देता हूँ। क्या हुआ कि अगस्त कांट ने कहा कि गुरुजी आप बैठिए, आपके अनुभवों को लेकर मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करूँगा। और इसी व्यवस्था को लेके अगस्त कांट ने क्या किया? सामाजिक व्यवस्था को जमाने का प्रयत्न किया। सामाजिक व्यवस्था को बनाने का क्या किया? प्रयत्न किया। कैसे किया? तो मित्रों, जब भी हम कोई नया कार्य करने जाते हैं, सपोज करें हम कि हम एक नया कार्य करने जा रहे हैं, किसी ने हमसे कहा कि चलिए एक घर बनाते हैं। अब हमने समाज में कभी घर नहीं देखा कि घर होता क्या है, बनाया कैसे जाता है। तो हम क्या करेंगे? हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमें उस व्यवस्था से संबंधित या घर से संबंधित हमें कहीं लेख मिल जाए, आलेख मिल जाए, कहीं ना कहीं पुस्तकीय ज्ञान मिल जाए, व्यक्तिगत ज्ञान मिल जाए कि आखिर इस घर को बनाया कैसे जाता है। ये सारी चीज़ें तलाशने का हम प्रयत्न करेंगे। अगस्त कांट ने भी वही किया। अगस्त कांट ने विभिन्न
अध्ययन किए कि समाज की व्यवस्था को कैसे बनाया जाए या कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। इसके लिए अगस्त कांड ने क्या किया, अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। जब निरंतर अगस्त कांड के अध्ययन चलते रहे तो अगस्त कांड ने देखा कि अगस्त कांड को ना ही तो पुस्तकें मिली जिनमें समाज को स्थापित करने का कुछ हो, नहीं मिला। व्यक्तियों से चर्चाएं की, कुछ ज्ञान नहीं मिला। आलेखों को देखने का प्रयास किया कि समाज को पुनर्स्थापित करने का कोई हमें आलेख मिल जाए, नहीं मिला। जब व्यक्ति के पास ऐसे कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जिसके द्वारा वह किसी चीज़ को स्थापित कर सके, तब व्यक्ति क्या करता है, तो मित्र तब व्यक्ति स्वयं से प्रयास करता है। क्या करेगा, स्वयं से प्रयास करेगा कि इस व्यवस्था को मैं अपने स्तर पर बना के देखूं। करना पड़ेगा क्योंकि काम लिया है ना अगस्त कांड ने। अगस्त कांड ने क्या लिया है, एक विचार लिया है कि भाई मुझे स्थापित करने का प्रयास करना है। भाई जब करना है, मैंने सब जगह अध्ययन कर लिया, मुझे कहीं भी तथ्य नहीं मिले, कहीं जानकारी नहीं मिली। अब जानकारी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, स्वयं से प्रयास करूँगा। चलिए बना के देखते हैं कैसा होता है। इतना तो पता था कि समाज में व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि ये तो हमने भी देखा है ना। अब उन्हें कैसे आदेश दिए जाएं, कैसे उनसे किसी कार्य को कराया जाए, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अगस्त कांड ने क्या किया, अब अगस्त कांड स्वयं से कार्य करने लगे। क्या करने लगे अगस्त कांड, स्वयं से करने लगे कि आखिर मैं ही करता हूँ, जब कोई नहीं है तो मुझे तो करना है, तो मैं तो करूँगा, है ना। चलिए, तो हमारे जो अगस्त कांड रहे, कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिनके द्वारा समाज पर व्यवस्था को बनाया जा सके। पहले व्यक्ति थे समाजशास्त्र में, समाजशास्त्र के पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को अस्तित्व में लाया। अब लाया तो कैसे लाया, लाने के लिए प्रयत्न भी किए कई, है ना। तो इनके द्वारा अध्ययन किया गया और अध्ययन में इन्होंने कई प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। प्रत्यक्षवाद, तीन स्तर का नियम, प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म, तीन स्तर का नियम, जिसे लॉ ऑफ थ्री स्टेज भी कहा जाता है। मानवता का धर्म, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। और चूंकि समाजशास्त्र शब्द को भी लेके यही आए, तो समाजशास्त्र के जनक भी कहलाए। विज्ञानों का वर्गीकरण भी दिया इन्होंने।
स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ साइंस स्तर भी दिया। ये सारी चीज़ किसकी रही? अगस्त कांट की। इन सब के अध्ययन पर ही समाजशास्त्र शब्द के रूप में भी आया। शब्द के रूप में कैसे आया इनके द्वारा? तो अगस्त कांट ने अध्ययन के उपरांत सबसे पहले, भाई ये सारी चीज़ें दी ना, अब ये सारी चीज़ें कहीं तो रखेंगे। कई पुस्तकें भी लिखी, भाई पुस्तकें भी लिखेंगे कि किस पुस्तक में क्या है, पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद किस पुस्तक में, लॉ ऑफ थ्री स्टेज किस पुस्तक में है, ह्यूमैनिटी किस पुस्तक में है, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ साइंस किस पुस्तक में है, या किस प्रकार से इन्होंने समाज को विज्ञानों में वर्गीकरण किया, शब्द कैसे लेके आए। तो सबसे पहले इन सब का जो कॉम्बिनेशन बनाया, सबसे पहले इन्होंने नाम क्या दिया? सामाजिक भौतिकी। क्या नाम दिया इस विषय को? सामाजिक भौतिकी या सोशल फिजिक्स। अब सामाजिक भौतिकी या सोशल फिजिक्स जब नाम दिया तो कहीं ना कहीं तात्कालिक समय पर ये शब्द अन्यत्र उपयोग किया जा रहा था, या हम कहें कि ऑलरेडी ये जो शब्द है वह उपयोग में था। तो मित्रों, एक ही शब्द क्या दो विभिन्न चीज़ों के लिए हम उपयोग कर सकते हैं? जैसे कि जनरल अपन क्लास में यदि देखें, एक ही नाम के यदि 3 व्यक्ति हैं तो क्या रहेगा? हमने कहा अमित नाम के 3 व्यक्ति हैं, हमने कहा अमित, कौन सा अमित खड़ा होगा? कंफ्यूजन रहेगा ना, असमंजस की स्थिति रहेगी। सामने 3 अमित, वो सोचेंगे मेरा नाम नहीं है, वो सोचेंगे दूसरे का नाम नहीं है, वो हो जाएगा तीसरा। हो सकता है तीनों के तीनों खड़े हो जाएं, या हो सकता है 3 में से एक भी खड़ा ना हो, ऐसा हो सकता है ना। तो इसीलिए इस नाम को क्या किया गया? परिवर्तित किया गया। और इस नाम के उपरांत जो अन्यत्र नाम आया, भाई ये नाम तो बदलना ही पड़ेगा ना। जैसे अपन देखते हैं, भाई हमने अमित रखा या अमित नाम कहा, तो अमित के या तो सरनेम अलग अलग होना चाहिए जबकि ये सब एक ही है। सामाजिक भौतिकी ऑलरेडी प्रयोग यूज में है, तो यहाँ पर हमें लगा भाई कोई अलग होना चाहिए। चलिए हम कहें कि भाई ये भी सेम है, क्या साहब अमित जैन ही है। कन्फ्यूज़न रहेगा, कौन सा अमित जैन? पिताजी का नाम अलग होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जब देखा गया कि ये प्रयोग में है, तो अगस्त कांट ने इस शब्द को परिवर्तित किया और इसका नया नाम क्या रखा? सोशियोलॉजी। नया नाम क्या रखा गया? सोशियोलॉजी। इस नाम पर भी क्या हुआ? हम देखते हैं जब हम कोई काम करने जाते हैं तो उस काम के दौरान कई व्यक्ति ऐसे आएंगे हमारे पास जो उस काम को क्या करेंगे? अवरुद्ध करने का प्रयास करेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे। अच्छी बात है कमियां निकालना, कबीर का दोहा भी है, निंदक न्यारे राखी आंगन कुटी छपाए, है ना। तो अच्छी बात है, हमारी कुछ कमियां निकल के आती हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे एक व्यक्ति हुआ करते थे, यहीं पर हम देखते हैं J.S. मिल। J.S. मिल, पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने कहा कि साहब आपने जो नाम रखा, अगस्त कांट से कहा कि अगस्त कांट जी आपने जो नाम रखा है, यह नाम एक भाषा से तो नहीं है। क्या हुआ? एक भाषा से जब नाम नहीं होगा तो उन्होंने बहुत क्या ले, ये जो नाम है ये क्या है? 2 भाषाओं की अवैध संतान। क्या कहा? 2 भाषाओं की अवैध संतान। ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया जॉन स्टुअर्ट मिल या J.S. मिल के द्वारा कि अगस्त कांट जी आप जो नाम रख रहे हैं अपने नए विषय का, वह कैसा है? 2 भाषाओं की अवैध संतान है। अच्छी बात, अवैध संतान है ना। अब अपन देखते हैं कि आखिर ये जो विषय है सोशियोलॉजी कौन कौन सी भाषा से ले गया। जैसा कि J.S. मिल ने कहा कि अवैध है, तो अवैध कैसे है? चलिए देखते हैं अपन।
तो इसमें हम जैसे देखते हैं सोशियस, ये शब्द लिया जाता है लैटिन से। लॉजी, लॉजी को ग्रीक में कहा जाता है लोगस, जो किस लैंग्वेज से है? ग्रीक लैंग्वेज से। इसलिए जेएस मिल ने इसे क्या कह दिया, और इन दोनों को मिला के ही क्या बनता है? सोशियोलॉजी। क्या बनता है? सोशियोलॉजी। इसीलिए जेएस मिल ने क्या कह दिया था कि ये जो शब्द है ये कैसा है? दो भाषाओं की अवैध संतान है, क्योंकि इस शब्द के अंतर्गत दो शब्द आ रहे हैं। एक सोशियस तो लैटिन लैंग्वेज से आ रहा है, दूसरा लॉगस जिसे लॉजी कहा जाता है कन्वर्सेशन के बाद, वो ग्रीक लैंग्वेज से आ रहा है। इसीलिए इन्होंने फिर सजेशन दिया, जेएस मिल ने सजेशन दिया कि अगस्त्याम जी आप इस नाम को परिवर्तित कर दें। 1838 में ये नाम दिया गया था। कई बार सन पूछ लिया जाता है कि समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी शब्द किस सन में दिया गया, हमें याद होना चाहिए 1838 में ये नाम हमारे सामने आया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? अगस्त्याम के द्वारा दिया गया था। क्लियर आया था? चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि जेएस मिल के द्वारा इसे दो भाषाओं की अवैध संतान कहा गया, और अगस्त्याम ने 1838 में ये शब्द हमारे सामने आया सोशियोलॉजी, जिसे कि आज हम एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। बहुत सारी कंडीशन है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए कि आखिर ये जो शब्द निकल के आया, ये जो विषय आया, किन किन परिस्थितियों में आया। क्विक रिव्यू करते हैं अपन। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में जो राजा का शासन था, लुई 16 का जो शासन चल रहा था, वह निरंतर हो जाने के बाद निरंकुश हो गया। निरंकुश हो जाने के बाद क्या हुआ? जब कोई राजा निरंकुश हो जाता है तो जनता क्या हो जाएगी? उससे रुष्ट हो जाएगी। फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ, जनता रुष्ट हुई। सेनापति निकल के आया एक, जिसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। क्रांति जहाँ चल रही थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि क्रांति का क्या था? फ्रांस की एक जेल हुआ करती थी। क्या थी? एक जेल थी। उसी को मुख्य केंद्र बनाया गया था क्रांति का, जिसका नाम बास्तील जेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर है? कई बार ये भी पूछ लिया गया कि फ्रांस की जेल कहाँ है, या फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ है, तो हमें ध्यान रखना बास्तील जेल। आज भी यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। आज भी ये एक समारोह बहुत अच्छे से मनाया जाता है। क्रांति को याद किया जाता है, वहाँ के शहीदों को याद किया जाता है, ये सारी चीज़। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांस की मुख्य जेल का नाम बताइए, तो हमें ध्यान रखना है बास्तील जेल। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि फ्रांस का उद्भव कहाँ से हुआ, तो समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ, तो ये हमें याद रखना है, फ्रांस से हुआ। मुख्य क्या था इसमें, हमें ध्यान रखना है, मुख्य क्या था? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति का मुख्य क्या है, तो हमें ध्यान रखना है लुई 16, और एक नाम याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट। ये नाम भी हमें याद रखना है। सेंट साइमन का नाम हमें याद रखना है कि समाजशास्त्र के बारे में, इसका नाम सेंट साइमन, जो क्या कहलाए? अगस्त्याम के गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, फ्रांस के दार्शनिक के रूप में भी जाने जाते हैं। और याद रखना है अगस्त्याम को जो समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कही मैंने कि समाजशास्त्र के जनक, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? अगस्त्याम को जाना जाता है। लेकिन कई बार एक क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र का वास्तविक जनक कौन है, द रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो वास्तविक पिता या रियल फादर की जब भी बात की जाएगी तो उसमें हमें ध्यान रखना है एक नाम, इमाइल दुर्खीम।
क्या नाम है? इमाइल दुर्खीम। कहीं कहीं इमाइल दुर्खाइम भी मिलेगा आपके लिए, है ना, क्योंकि ये सभी जो हम समाजशास्त्र में टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, जो भाषा शब्दावली उपयोग करेंगे, वो कहीं ना कहीं लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक यहाँ से आ रही है। तो शब्द आपको मिलेंगे, क्योंकि ऐसे शब्द इंग्लिश में आके थोड़ा सा उनका प्रोनाउंसिएशन जो रहता है डिस्टर्ब होता है। ठीक, क्लियर है? तो वास्तविक जनक किसे कहा गया? वास्तविक जनक की यदि बात की जाती है तो हमारे कौन है? इमाइल दुर्खीम है ना। और यदि सिर्फ जनक की बात की जाती है, सिर्फ फादर की बात की जा रही है, तो कौन है? अगस्त कांट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। और क्या खास रखना है कि कब शब्द दिया? 1838 में दिया। क्या? सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र। इससे पहले क्या शब्द दिया? इससे पहले का शब्द क्या है? सोशल फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी, जो परिवर्तित किया गया था नया शब्द के रूप में सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के बाद में जे.एस. मिल ने क्या कहा कि समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी दो भाषाओं की अवैध संतान है। क्यों कहा? क्योंकि इसका यह दो शब्दों से मिलकर बनता है। सोशियोलॉजी क्या है? दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। एक शब्द जिसे सोशियस कहा जाता है, किस लैंग्वेज से है? तो सब लैटिन लैंग्वेज से है। दूसरा शब्द लॉगस, जो किस लैंग्वेज से है? जिसे लॉजी कहा जाता है, ग्रीक लैंग्वेज से है। इसलिए जे.एस. मिल ने इसे क्या कहा था? दो भाषाओं की अवैध संतान कहा था। मोस्टली यहाँ तक आप सभी के लिए क्लियर हो चुका होगा कि समाजशास्त्र कैसे आया 1838 में हमारे सामने। क्लियर? देखिए, ये सारे फैक्ट जो अपन ने अभी देखे हैं, ये कैसे रहेंगे हमारे फर्स्ट क्लियर फैक्ट रहेंगे, जिसमें हमने ये देखा कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। अब जब समाजशास्त्र आ गया तो इस समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार के चिंतक आएंगे। जैसे ये है अगस्त कांट, कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हें चिंतक भी कहा जाता है, विचारक कहा जाता है, थिंकर कहा जाता है ना, सोशलिस्ट भी कहा जाता है। तो देखिए शब्दावली आपको कहीं मिलेंगी, लेकिन इन समस्त शब्दावलियों को हमें ध्यान रखना है कि इन समस्त शब्दावलियों का सार क्या है? एक ही है। विभिन्न प्रकार की स्तर आएंगे कि भाई 1838 में तो हमारे पास आ गया। अब 1838 से जैसे हम कहते हैं ना चरण, कि विकास के चरण भी तो होंगे कि आए, फिर पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं भी आएंगी और इन सभी के सिद्धांत भी आएंगे। मैं एक एक करके समस्त थिंकरों को भी पढ़ाते जाऊंगा पैरेलली, और प्लस जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें भी हमारे पास रहेंगी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगस्त कांट, यानी जो हमारे पहले विचारक रहे, इन्होंने समाजशास्त्र में क्या दिया। मैं यहाँ भी बता चुका हूँ कि समाजशास्त्र में अगस्त कांट का योगदान कैसा रहा। देखिए इनसे पहले वाले जो रहे उन्हें हम समाजशास्त्री नहीं कह सकते, और पूर्णतः तो इन्हें भी समाजशास्त्री नहीं कहा जाता। कहीं ना कहीं इनका जो सर्च था, अनुसंधान था, वह एक दार्शनिक पद्धति पर लिया गया था, लेकिन फिर भी सबसे पहले रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं जनक कहलाए, है ना। क्या क्या दिया था इन्होंने? विज्ञानों का स्तरीकरण, मानवता का धर्म, 3 स्तर का नियम या लॉ ऑफ 3 स्टेज, प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म, ये सारी चीज़ें किसकी रही? अगस्त कांट की। और जैसे कि हर विद्वान जो भी आएगा वह समाजशास्त्र के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगा कि समाजशास्त्र क्या है। तो अगस्त कांट ने समाजशास्त्र को क्या माना कि समाजशास्त्र क्या है? एक तरीके से विज्ञान है। किसका विज्ञान है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। कैसे विज्ञान है? और
इस विषय को किस प्रकार इन्होंने रखा और ये कहा कि समाजशास्त्र समस्त विज्ञानों की क्या है, रानी है, द क्वीन ऑफ एवरी साइंस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ तक का सारी जानकारी, सारे फैक्ट आपको क्लियर होंगे और निरंतर जुड़े रहिए मेरे चैनल से, मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक। और इसी तरह निरंतर जो भी डाउट हो आप वहाँ पर अपने डाउट भी डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जैसे ही मुझे डाउट का पता चलेगा मैं आपके डाउट सारे क्लियर करता चलूँगा। ओके, थैंक्स। प्रिपरेशन करते रहिए और अपने गोल को अचीव करें।